एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। एक आदमी को अपने आप को अच्छा इंसान बनाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए और उस आदमी के घर में उनकी माँ और पत्नी दोनों ही हो और अपनी माँ और पत्नी के हक में एक जैसी बात करता हो। मुझे तो लगता ही नहीं इस धरती पर ऐसे इंसानों का जन्म होगा। यहाँ पर तो सिर्फ दोगली बातें होती हैं। माँ के पास गया तो अपनी पत्नी को बुरा बनाया और अपनी माँ की ममता को जीत लेता है, और पत्नी के पास आता है तो उसके तारीफ़ों की पुल बांध देता है। उसी में पत्नी खुश हो जाती है और उसके कदमों तले बिछ जाती है। लेकिन वह दोनों औरतों को ही धोखे में रख रहा है और अपने आप को चालाक दिखाने की कोशिश कर रहा है। माँ और अपनी पत्नी पर अपना इक्का फिट करके वह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। मैं तो ऐसे आदमी पर धिक्कारती हूँ। वह इंसान किसी का सगा नहीं हो सकता। वह दो औरतों को एक साथ बेवकूफ़ बनाता है। माना कि इसमें घर में शांति हो जाती है, लेकिन ये शांति भी क्या शांति है जहाँ पर एक साथ दो औरतों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मर्द को अपने अंदर इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि वह सही को सही और गलत को गलत साबित करे, चाहे वह माँ की गलती हो या फिर पत्नी की गलती हो। सजा देने का काम तो उसका नहीं है, पर इतना तो कह सकता है कि गलती किसकी है। तो मैं ऐसे मर्द को मर्द समझती हूँ। ये दास्तां भी कुछ ऐसे ही हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आधी रात हो रही थी, सुबह होने में अभी 4 घंटे बाकी थे जब मेरी पत्नी मेरे कमरे में दाखिल हुई। वह लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे कहा कि ये क्या हालत बना ली है तुमने, गई थी तो अच्छी भली थी और आई तो कैसे चल रही हो। कहने लगी, जो काम मैं करके आई हूँ ना, अगर तुम करते तो तुम्हारा भी यही हाल होता। लेकिन वह औरत तुमसे ये काम नहीं करवाएगी, सिर्फ मुझसे ही करवाएगी। मैं ही तो हूँ इस घर में बदनसीब। मैंने कहा, क्यों, क्या हो गया तुम्हें, क्या करती रहती हो तुम सारी रात। उसने कहा कि जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी माँ मुझसे सारी रात क्या करवाती है, उस दिन तुम अपनी माँ के बारे में जो सोचते हो ना, वह सारी सोच बदल जाएगी। मुझे मेरी पत्नी की बात पर बड़ा गुस्सा आता और मैंने उस पर हाथ उठा दिया। मेरी पत्नी रोने लगी और उसने रोते रोते मुझे एक बात बताई। उस समय मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और मेरे माँ के बारे में ऐसी जानकारी मिली, सारे मोहल्ले वाले उनकी मैयत के पास बैठने को भी तैयार नहीं थे, तब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी झूठ नहीं बोलती थी। असल में मेरी माँ सारी रात मेरी पत्नी के साथ। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम नवीन है। मेरी माँ का नाम रजनी था। मेरी माँ अपने ज़माने में बहुत खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी थी। उस ज़माने में उन्होंने 10वीं पास किया हुआ था। ये बात कोई कम नहीं थी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी। उनको हमेशा से अपने ऊपर बहुत गुरूर रहता था। अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी। उन्होंने अपनी बाकी देवरानियों पर बहुत रौब जमा रखा था, अपनी पढ़ाई का और अपने हुस्न का। फिर समय के साथ साथ सब लोग अपने अपने घर बनाकर अलग हो गए और मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ को भगवान ने बस एक ही बेटा दिया, यानी कि मैं। लेकिन मेरी माँ ने मुझे भी बहुत पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि पूरे ख़ानदान में ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और सबसे अच्छी नौकरी भी मेरी ही थी। मेरी मम्मी का भी पूरे ख़ानदान में रौब था। वो मेरी शादी करवाना चाहती थी। उन्होंने मेरे लिए लड़की भी ऐसी पसंद की जो बहुत खूबसूरत हो। लेकिन मम्मी की एक शर्त बड़ी अजीब सी थी। मम्मी ने कहा था कि पढ़ी लिखी लड़की नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात पर हैरान हुआ, जो औरत खुद पढ़ी लिखी है और पढ़ाई के खिलाफ क्यों है। मम्मी ने कहा कि पढ़ी लिखी लड़कियां समझदार होती हैं और समझदार लड़कियों को काबू करना मुश्किल होता है। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी काबू क्या करना, हम लोग घर में 3 ही लोग हैं। अगर वह काम करेगी तो उसके लिए काम ही कितने होंगे। फिर मेरी पत्नी को तो मैं खुद संभाल लूँगा। मम्मी ने कहा कि तुम्हें अपनी चोट चलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पत्नी लेकर दे रही हूँ, इस बात पर ही खुश रहो। चुप करके बैठ जाओ। मैं भी चुप हो गया। लेकिन मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। बस मुझे किसी बात से मतलब नहीं था। मुझे तो खूबसूरत पत्नी चाहिए थी। मैं अपनी माँ की किसी बात के आगे मैं अपना सर झुका दिया करता था, क्योंकि मेरे पापा बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे। मेरी माँ ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया था। वह मेरी ज़िंदगी का सबसे मजबूत किरदार थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तेरी पत्नी इस घर में आएगी, उसका यही मकसद है, वो बच्चे पैदा करके घर के काम करे, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरे। उसके अलावा उसे अपने सर पर चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह इस घर की मालकिन कभी नहीं होगी। मेरी शादी हो गई
शादी की पहली रात मेरी माँ कमरे में आ गई। मेरी पत्नी से कुछ सवाल पूछ रही थी। उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। जब उनकी तसल्ली हुई तो वहाँ से चली गई। उन्होंने कहा कि लड़की बुरी नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले कहा था वो याद रखना। अभी फ़िलहाल निकली ही थी कि मुझे उनकी चीखने की आवाज़ आई। मैं हैरान रह गया कि ना जाने क्या हो गया। घर में कुछ मेहमान भी अभी रहते थे। वह सभी माँ की तरफ भागे। मम्मी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और उनकी टांग टूट गई थी। उनको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उनके सामने यही कहा कि सब कुछ ठीक है, फिर से पैरों पर चलने लगेगी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे अलग से बुलाकर कहा, अब आपकी माँ कभी भी नहीं चल सकती और फिलहाल तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकेंगी। उनकी टांग हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। उनकी टांगों की मूवमेंट ख़त्म हो गई है, यानी कि वे अपनी टांग को कभी हिला भी नहीं पाएंगी और कुछ महीने या कुछ साल तो वह उन्हें बिस्तर पर ही बिताना पड़ेगा। उसके बाद अगर व्हील चेयर पर बैठ जाएं तो उनकी अपनी मर्जी है। बैसाखी को पकड़ के भी नहीं चल पाएंगी क्योंकि पूरी टांग बेजान हो गई, तो इसलिए एक टांग के सहारे वे अपना वजन नहीं उठा पाएंगी। मेरे लिए ये खबर बड़ी ही बुरी थी। मेरी माँ हमेशा के लिए अपाहिज हो गई थी। खानदान वाले कह रहे थे कि सारी जिंदगी लोगों पर रौब जमाती थी, लोगों को बातें सुना दिया करती थी और अपने ऊपर घमंड करती रहती थी। घमंड की सज़ा तो मिलनी ही थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि ये बात मेरी माँ के मुंह पर बोल सकता। इसलिए सब मम्मी को तसल्लियाँ दे रहे थे। मेरी पत्नी अभी भी घर में आई थी और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी। मेरी मम्मी ने मेरी पत्नी को ही कहा, उसके पाँव ठीक नहीं है, ये कुलक्षणी है। इसके मेरे घर में पाँव पड़ते ही मैं अपाहिज हो गई। लगता है मेरी ज़िंदगी के लिए ये औरत मनहूस है और मेरे घर में इसके पाँव सही साबित नहीं हुए। उसके घर में पाँव रखने के साथ ही मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई है। लेकिन सबको अच्छी तरह पता था कि मम्मी की खुद की गलती की वजह से गिरी थी। उन्होंने बहुत ऊंची हील वाला जूता पहन रखा था। उनको ऐसा लगता था कि जिन लोगों की हाइट लंबी होती है, दुनिया उससे डरती है। वैसे ही लंबे कद की औरत थी, लेकिन फिर भी अपने आप को और ज़्यादा लंबा दिखाने के लिए हमेशा ऊंची एड़ी वाला जूता पहनती थी। तो फिर ये सब कुछ तो होना ही था। मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। शुरू के दिनों में पत्नी अच्छी लगती ही है, चाहे जैसी भी हो। और फिर मेरी पत्नी तो बहुत खूबसूरत थी। वह भी बड़ी परेशान हुई। उसने कहा, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, लेकिन अब मम्मी का ख्याल तुम्हें ही रखना पड़ेगा क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। उसने कहा कि हाँ, ख्याल क्यों नहीं रखूँगी, जब और कोई ख्याल रखने वाला नहीं है तो मैं ही रखूँगी। हो सकता है कि उसके दिल में ये बात आई हो, उसको आते ही एक मरीज को संभालना पड़ रहा हो, लेकिन अब उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। मम्मी का ख्याल करती थी, लेकिन मम्मी फिर भी उसे उल्टी सीधी बातें सुनाया करती थी। 3-4 महीने इसी तरह बीत गए। मम्मी ने बिस्तर से उठने की बहुत कोशिश की क्योंकि उनको यही बताया गया था कि वे एक दिन ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनसे उठा ना जाता था। वह गुस्सा भी मेरी पत्नी पर निकालती थी। मेरी पत्नी पहले तो चुप से सब कुछ सहा करती थी, लेकिन अब उसके मुंह भी खुलने लगे थे और जुबान चलाने लगी थी। एक दिन मुझे कहने लगी, तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। उसे लगता था कि मैं चुप से सुन लूँगा, लेकिन ये उसकी पहली गलती थी। अगर मैं उस गलती पर उसे चुप ना करवाता तो वह बढ़ती ही चली जाती। मैंने उसके मुंह पर दे थप्पड़ मारा। मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी बात करने की। वह हैरान रह गई। शायद उसे मुझसे इस तरह व्यवहार की उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी गुस्सा कर जाऊंगा। वह सारी रात रोती रह गई थी और मैंने चुप नहीं करवाया। एक पल को मुझे महसूस हुआ कि शायद मुझे उसे चुप करवाना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि चलो जो हो गया सो हो गया, दोबारा ऐसा नहीं करना। लेकिन फिर मैंने कहा कि ऐसा करूँगा तो ये बिगड़ जाएगी और मेरे सर पर चढ़ के नाचेगी। इसलिए मैं भी चुपचाप हो गया। मेरी मम्मी से मिलने के लिए उनकी एक पुरानी दोस्त आई थी जिसको मैं बचपन से जानता था। वह हमारे घर पर बहुत आती जाती थी, लेकिन अब इस शहर में नहीं रहती थी, पर जब भी आती हमारे घर के चक्कर जरूर लगाती थी। मम्मी ने उसको भी मेरी पत्नी की बहुत सारी बुराइयां सुनाई। उसने मुझे कहा कि तुम्हारी पत्नी तो बड़ी जालिम है, तुम्हारी माँ के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तुम्हारी माँ सारी रात अकेली रहती है, पानी पीने के लिए बैठी रहती है, कोई उसे पानी पिलाने वाला नहीं होता। तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को अपनी माँ के कमरे में सुलाया करो। मैं इस बात पर थोड़ा सोच में पड़ गया क्योंकि मेरी तो अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। मेरी माँ भी हमारी बातों को सुन रही थी। वह पीछे से कहने लगी कि ये क्यों अपनी पत्नी को मेरे कमरे में सुलाएगा, इसको तो अपनी ही पड़ी है।
अपने बारे में सोचता है सिर्फ। अरे, जब तक मैं बीमार हूँ तब तक उसे मेरे कमरे में सुला दे। डॉक्टर ने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं चलने फिरने के काबिल हो जाऊंगी। फिर सारी ज़िंदगी अपने पास ही रखे, अपनी पत्नी को अपने गले का ताबीज़ बनाकर पहन ले, हमें क्या। मैं मम्मी को कैसे समझाता, वह कभी भी नहीं चल सकती। लेकिन उन्होंने इस बात पर जिद करना शुरू कर दिया कि अपनी पत्नी को रात को मेरे कमरे में सुलाया करो। मेरी पत्नी पूरा दिन भी उनके काम करती थी और घर के काम भी करती थी। अब रात को अगर उनके कमरे में सोती है, उसे रात को भी बराबर उठना पड़ता, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने अपने पत्नी को यही कहा कि तुम्हें आज से अपनी सास के कमरे में सोना है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। मैंने उसे हुक्म दिया, तुम्हें आज से वहीं सोना होगा। मेरी पत्नी की शक्ल तो थोड़ी बन गई थी, वह इस बारे में खुश नहीं थी, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी। अब रात को मेरी मम्मी के कमरे में सोती। मम्मी रात को कभी उससे पानी मांगती, कभी दवाई मांगती, कभी अचानक उनका किसी चीज़ को खाने का दिल करता तो वह भी मांगती, साथ साथ बातें भी सुनाती। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह मेरी पत्नी मम्मी के कमरे से वापस आ रही थी और मैं काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे कहा कि मेरे लिए नाश्ता बना दो। उसने कहा कि 1 मिनट में मुंह हाथ धो लूँ, फिर आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। जब वह बाथरूम की तरफ जा रही थी तो मैं उसकी चाल को नोटिस किया। वह कुछ अजीब सी चल रही थी। वापस आई तो मैंने उससे नहीं पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। उसने मुझे नाश्ता बनाकर दिया और मैं ऑफिस चला गया। लेकिन मैं अगले 2-3 दिन में ये बात नोट की, जब मेरी पत्नी मम्मी के कमरे से वापस आती तो वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी, उसकी चाल खराब होती थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया। मैंने कहा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जब रात को तुम सोने जाती हो तो अच्छी भली रहती हो, वापस आती हो तो तुम्हारी टांगे तुम्हारा साथ नहीं देती। उसने कहा कि मैं ज़मीन पर सोती हूँ ना, इसलिए। मैंने कहा, क्यों, ज़मीन पर सोने से इंसान की टांगे टूट जाती है। तो कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पता, अपनी माँ से ही जाकर पूछ लीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, जो आपकी माँ मेरे साथ कर रही है ना, देख लीजिएगा उसके ऊपर भगवान की श्राप लगेगी। इतनी दिल की बुरी औरत है, दुनिया उस पर श्राप देती है और जब वह मरेगी तो पूरी दुनिया देखेगी। मेरी पत्नी तो अचानक से ही बोल पड़ी। मैंने उसको फिर से मारना शुरू कर दिया। मैं उसके ऊपर हमेशा गुस्से में ही हाथ उठाता था। मेरे गुस्से का यही मतलब था कि उस पर मुझे हाथ उठाना ही उठाना है। उसे भी इस बात का पता होता था, लेकिन मार खाकर भी वह डीठ हो गई थी। कहते हैं कि मर्द का हाथ एक दफ़ा उठ जाए फिर रुकता नहीं। मेरे साथ तो यही समस्या थी। लेकिन ये जो हाथ उठाने वाले मर्द होते हैं ना, वह ये नहीं सोचते कि हाथ उठाने से औरत को उसकी आदत पड़ जाती है और इस तरह रोज़ रोज़ इस तरह से अपने अभिमान के अपमानित होने से उसके अंदर ताकत आ जाती है और फिर वह तुम्हारी ऐसी उतारती है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हाथ उठाना तो आखिरी हो जाता है, फिर पति पत्नी के रिश्ते में वो बात नहीं रहती। मेरी पत्नी रोज़ ही लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। मेरी माँ पता नहीं उसके साथ क्या करती थी, या तो वह जानबूझकर ये सब कुछ कर रही थी। मुझे ऐसा लगता था वह जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है ताकि मैं उसे अपनी मम्मी के कमरे में सोने से मना कर दूं और वह मेरे कमरे में ही सोया करे। इस तरह हमारा रिश्ता भी खराब हो रहा था, हमारी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो रही थी और अभी तक हमारा कोई बच्चा भी नहीं हो रहा था। मेरी मम्मी इस बात का भी बहुत ताने दिया करती थी, कुलक्ष्मी कहीं की, कोई बच्चा नहीं हो रहा। मेरी तो इच्छा है कि अपने पोता पोती की शक्ल देखकर इस दुनिया से चली जाऊं, लेकिन औलाद कैसे होती जब हमारे संबंध ही आपस में ठीक नहीं थे। एक दिन मम्मी के इतना कहने पर बीबी को डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने अजीब सी बात कह दी। उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी को बहुत कमजोरी है, आप अपनी पत्नी को आराम करने दिया करो। डॉक्टर ने अजीब से शब्द में ये बात की थी, जबकि मैं सोचता रहा उसको तो आराम ही आराम है। ये डॉक्टर क्यों ऐसे शब्द निकाल रहा था और किस अंदाज में बात कर रहा था। मैं वापस आया तो मैंने कहा, तुमने डॉक्टर को कुछ कहा होगा। जब वो तुम्हें अंदर ले गई थी चेकअप के लिए तो तुमने कोई उल्टी सीधी बात की होगी। उसने कहा कि मैंने कोई बात नहीं की। अगर आपने मुझे इस बारे में कसम भी खिलवानी है तो खिलवा सकते हैं, इसके लिए तो मैं अपने माँ बाप की भी कसम खा लूँगी। या फिर आपको इससे भी यकीन नहीं होगा तो मैं गीता पर हाथ रखकर भी कसम खा लूँगी। मैंने कोई बात नहीं की। मेरी पत्नी तो हत्थे से ही उखड़ गई थी। अब तो वो मुझे गालियाँ भी देने लग गई थी और उसको ये पता था कि मुझे मार भी पड़ेगी। वह फिर भी बोलती थी। वह बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई थी और मैं मारने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था।
और गुस्से में आकर डांटता था, गालियाँ देता था, ताने भी देता था, उसके माँ बाप को भी बुरा भला कहता था। मैंने उसकी ज़िंदगी को इतना तंग कर दिया था, फिर मुझे नहीं पता था कि वह इतना बड़ा कदम उठाएगी। मुझे क्या पता था ये सब कुछ करेगी। एक दिन सुबह हुई तो मेरी माँ मुझे आवाज़ दे रही थी, नवीन नवीन मुझे पानी दे। कहाँ चला गया? तेरी पत्नी कहाँ मर गई? कोई तो मुझे पानी पिला दे। मैं समझ गया कि मम्मी पानी मांग रही है और फिर मैं सोचने लगा, मेरी पत्नी कहाँ गई है? उसने मम्मी को पानी क्यों नहीं पिलाया? कहीं मज़े से सो रही होगी। मुझे तो इतनी सख्त नींद आ रही थी कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था, फिर भी मैं उठ गया। मम्मी के कमरे में गया तो मम्मी पानी मांग रही थी और अब मेरी पत्नी के साथ साथ मुझे भी बातें सुना रही थी। मैंने उनको पानी पिलाया और मैंने कहा, अनु कहाँ गई है? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ मर गई है। मैंने तो उसे आधी रात से नहीं देखा, उसके बाद से पता नहीं कहाँ है। मुझे लगा तेरे कमरे में चली गई होगी, तूने उसे अपने पास बुला लिया होगा। तेरी भी तो उसके बगैर दिल नहीं लगता। एक तरफ तू पागलों की तरह उसको मारता पीटता है, दूसरी तरफ उसके बगैर नहीं रह सकता। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसे अपने कमरे में नहीं बुलाया। मैं तो आपके कमरे में सो रही थी, बाथरूम में गई होगी। मेरी मम्मी ने कहा कि फिर बाथरूम में जाकर मर गई है, जो अभी तक वापस नहीं आ रही है। मैं जाकर बाथरूम में चेक करता हूँ, पर वह तो वहाँ भी नहीं थी, किचन में भी नहीं थी। मैं हैरान रह गया, मेरी पत्नी कहाँ चली गई? मैंने मम्मी को आकर बताया कि वह तो घर पर ही नहीं है। मम्मी ने कहा, लगता है अपनी माँ के घर चली गई है, क्योंकि मेरी पत्नी का माँ का घर ज़्यादा दूर नहीं था। फिर मैं सोचने लगा कि बगैर बताए बगैर पूछे चली गई है। आने दो, आज उसकी क्लास लगाऊंगा। जब वहाँ गया तो पता चला कि वो वहाँ भी नहीं है। मुझे लगा कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा घर देख लो, यहाँ नहीं है, और इस सवाल का जवाब तुम दोगे, हमारी बेटी कहाँ है? तुम उसको क्यों ढूंढते फिर रहे हो? क्या कहीं चली गई है? 2-4 घंटे के बाद साबित हो गई कि मेरी पत्नी घर से भाग चुकी थी और घर में नहीं थी, अपनी माँ के घर पर भी नहीं थी। उसने घर से ना तो कोई कीमती चीज़ उठाई थी, ना ही पीछे कोई चिट्ठी छोड़ गई थी, लेकिन वह अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। मेरी मम्मी मुझसे भी ज़्यादा परेशान थी। वह कहने लगी, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। वह यहाँ से भाग गई, अब क्या होगा? मेरा तो सब किया धरा बर्बाद हो जाएगा। मैंने मम्मी को कहा कि आप क्यों इतना शोर मचा रही हो? आपकी आवाज़ सुनकर मैं परेशान हो रहा हूँ। कुछ नहीं लेकर गई, वह कोई कीमती चीज़ लेकर नहीं गई है घर से मम्मी। मम्मी ने कहा कि तुझे क्या पता वह क्या लेकर गई है? मैंने कहा, क्या मतलब है आपका मम्मी? मम्मी ने कहा कि नहीं समझेगा तू। अब मुझे मेरी पत्नी पर पहले तो बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं उसे बुरा भला कह रहा था, उसे गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, दिल ही दिल में मैं उसको कोस रहा था। लेकिन अब रात हुई तो मैं सोचने लगा, जिस हालत में मैंने उसे रखा हुआ था, वह भागती ना तो क्या करती? अरे उसे तो बहुत पहले ही भाग जाना चाहिए था। एक तो मेरी मम्मी ऐसी जिद्दी और गुस्से वाली औरत थी, अगर वह बीमार ना भी होती तो उनको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, और फिर वो बीमार हो गई तो और भी ज़्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई थी। मेरी पत्नी के साथ तो माँ कभी प्यार से बात करती ही नहीं थी। मेरी पत्नी जैसी भी थी उनकी सेवा करती थी, लेकिन मम्मी ने कभी उससे प्यार से बात नहीं बोले, हमेशा उससे बातें ही सुनाती रही। उसे तो बहुत पहले ही भाग जाना चाहिए था। कभी मुझे मेरी पत्नी पर गुस्सा आता तो कभी मुझे ऐसा लगता उसने जो किया वो ठीक किया, लेकिन वह अगर किसी के साथ भागी थी तो ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया था। पर मुझे ऐसा नहीं लगता था वह किसी के साथ भागी थी। वह शायद यूं ही कहीं चली गई थी, लेकिन ना तो फ़ोन कर रही थी, ना ही किसी तरह का बात कर रही थी। और वह बात भी कैसे करती? उसके पास तो कोई फ़ोन भी नहीं था। मैंने तो उसे फ़ोन भी लेकर नहीं दिया था। मैंने कहा था कि फ़ोन में लगी रहेगी तो घर के काम कैसे करेगी? मुझे अपनी पत्नी की बड़ी याद आ रही थी। 3-4 दिन बीते, एक और क़यामत टूट पड़ी। जब मैं कमरे में बैठा तो मुझे आज मेरी माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने भी सुख का सांस लिया। 4 दिन अपनी मम्मी की सेवा की। मुझे पता लग गया था कि अनु क्या कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मैं अपने माँ का अपना सगा बेटा होकर भी उनसे तंग आ गया था, तो वह तंग आ गई होगी। सुबह मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ नहीं दी तो मुझे लगा माँ आराम से सो रही होगी, तो मैं भी आराम से सो गया। वरना मेरी माँ तो सुबह 6 बजे से ही पानी लाओ, बाथरूम ले जाओ, नाश्ता दो, दवाई दो, मुझे बाहर ले चलो, चलना चाहती हूँ। मैं उनको कैसे समझाता? वे कभी नहीं चल सकती। लेकिन आज उनकी आवाज़ नहीं आई तो मेरी आँख खुली। मैं हैरान रह गया। वे दोपहर के 2 बज चुके थे। मैं तो ऐसे बेखबर सो रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मेरी मम्मी ने अभी तक मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी?
जब मम्मी के कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी माँ तो इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगा, उनको जगाने की कोशिश करने लगा और वे इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन उस टाइम जब माँ को पहली बार मुर्दा देखा था तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। लेकिन बाद में मैंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। उन्हें ही आना था। उनको पता था कि मैं अकेला हूँ। मेरी पत्नी तो पहले ही भाग गई थी। वे सब लोग आ गए और घर में एक मातम का माहौल बन गया था। बाहर निकल गया। मेरी माँ के अर्थी के लिए भी मुझे इंतज़ाम करना था और बाकी तो मेरे कज़न वगैरह संभाल रहे थे। लेकिन मुझे एक अजीब सी बात बताई गई। उन्होंने कहा कि कोई भी औरत आपकी मम्मी को कपड़े वगैरह पहनाने को तैयार नहीं है। जो भी औरत उनको कपड़े पहनाने के लिए आगे बढ़ती तो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और चीखें मारती हुई वहाँ से भाग आती है। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बुआ एक चारपाई पर पड़ी थी। उनके दांत बंद हो चुके थे। उनको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा शायद मेरी बुआ को माँ के मरने का सदमा लगा होगा। लेकिन बुआ को मेरी माँ के मरने का अफसोस कैसे हो सकता था? वह तो मेरी बुआ को कितना बुरा भला कहा करती थी। औरतों ने बताया कि ये तो सिर्फ मुर्दे को कपड़े पहनाने गई थी, उसकी ये हालत हो गई है। अब कोई भी औरत मुर्दे को कपड़े पहनाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपनी एक मौसी से कहा। मैंने कहा, मम्मी आपकी बहन है और बहनों को यही एहसास होता है, आप ये काम कर लो। उन्होंने कहा, ना बेटा ना, मैं नहीं जा सकती। वैसे ही दिल की मरीज हूँ। उसकी हालत देख कर ही दिल बैठ सा जा रहा है। नहीं, तुम्हारी माँ पर लगता है भगवान की शराप आई है। उसने पूरी ज़िंदगी किसी के दिल की दुआ नहीं ली। मैंने मौसी से कहा, आप लोगों को अभी भी अपनी दुश्मनी की पड़ी है। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। अब तो आप लोग ये हरकतें छोड़ दे। अब तो अपने दिल से भड़ास निकाल ली है। उन्होंने कहा कि बेटा, बात दुश्मनी की नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद जाकर देख लो। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा। खुद अपनी माँ को तैयार कर लूँगा। कोई ना कोई तरीका निकाल लूँगा। लेकिन आप लोगों के मोहताज नहीं रहूँगा। आप सब लोग डर का बहाना बनाकर बैठी हो। ऐसा भी क्या डर है मेरी माँ में? लेकिन जब मैं अपनी माँ के पास गया, मैं भी देखकर डर गया था, क्योंकि मेरी माँ के हाथ पैर सब उल्टे हो गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई राक्षसनी हो। उनकी दोनों आंखें पलट गई थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। ऐसा लगता था वे आपकी आंखों में देख रही हों, आपको कह रही हों कि तू भी मरेगा। मैं खुद भी वहाँ से बाहर आ गया और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। सामने मेरी पत्नी खड़ी थी। उसने कहा कि मैं खुद जाकर अपनी सास को नहलाऊंगी और उनको कपड़ा पहनाकर बाहर लाऊंगी। मेरी पत्नी अंदर चली गई। मेरी माँ एक ईसाई धर्म की थी तो उन्हें कब्रिस्तान में ले जाया गया। कब्रिस्तान में भी एक अजीब सा किस्सा हुआ। कब्र का मुंह बंद करते करते हम लोग बहुत थक गए थे। कब्र का मुंह बंद ही नहीं हो रहा था और सारी मिट्टी न जाने कहाँ जा रही थी। ऐसा लगता था कि मिट्टी कम हो गई है, जबकि मिट्टी तो कब्र से निकाली गई थी। और कहा जाता है मिट्टी काफ़ी सारी बच जाती है। फिर उसी कब्र को काफ़ी ऊंचा बना दिया जाता है और उसे पता चलता है कि ये कब्र ताजी है। और मेरी माँ के कब्र के साथ तो ये हाल था, मिट्टी कम पड़ जा रही थी, लेकिन कब्र बंद होने का नाम नहीं ले रहा था और बड़ी मुश्किल से कब्र का मुंह बंद किया गया। सारे मेहमान वगैरह चले गए। रात हुई तो मेरी पत्नी ने सारा घर साफ़ किया। मेरी मम्मी का भी कमरा साफ़ किया। अब घर से बदबू नहीं आ रही थी। वे आकर मेरे पास बैठी, मुझे तसल्ली देने लगी। मैंने कहा कि कहाँ चली गई थी? इतना पूछने का हक है ना मेरा? उसने कहा कि हाँ, पूछने का हक है। गांव चली गई थी। वहाँ मेरे एक चाचा रहते थे और अपने घर वालों को कहा था कि वे आपको ना बताए। मैं उधर ही गई थी। मैं तुम्हारी माँ से तंग आ गई थी, इसलिए भाग गई थी। मैंने कहा कि क्यों तंग आ गई थी? क्या हुआ था? मेरी पत्नी ने मुझे अजीब सी बात बताई थी। उसने कहा कि आपकी मम्मी की जो दोस्त है ना, उसने आपकी मम्मी को एक ऐसी जादू बताई थी। उसने कहा था किसी जवान औरत को सारी रात एक टांग पर खड़ा करके रखो तो तुम्हारी टांग ठीक हो जाएगी। आपकी मम्मी सारी रात मुझे ये काम करवाती थी और ये कहती थी अगर मैंने ये बात आपको बताई तो आप मुझे डिवोर्स दे देंगे और वह आपको इशारा कर देगी तो आप मुझे खुद ही डिवोर्स दे देंगे। इसलिए मैं डर के मारे ये सब कुछ करती रही, लेकिन मेरे दिल से सिर्फ उनके लिए बद्दुआ ही निकलती थी। सारी रात एक टांग पर खड़ा होना कोई मजाक नहीं था। किसी दिन खड़े होकर देखो तो आपको पता चलेगा। मेरी पत्नी ने रोकर मुझे ये बात बताई। उसने कहा कि इसलिए मैं भाग गई थी। मैंने अपनी पत्नी को कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ ये सब कुछ करेगी।
वह पढ़ी लिखी होकर इतनी जाहिल कैसे हो सकती थी। शायद बीमारी में इंसान ऐसे हो जाता है। मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी पत्नी से माफ़ी भी मांगी। उसने मुझे जल्दी माफ़ कर दिया। अब मैं अपनी पत्नी के साथ इसी घर में आराम से रहता हूँ और अब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और जल्दी ही हमारे घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है और मैं जल्दी ही एक बेटी का बाप बनने वाला हूँ। अपनी माँ की कब्र पर रोज़ जाता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। उसे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप लोग बताइए कि इस सब में सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी, मेरी या मेरी माँ की? मुझे तो लगता है गलती मेरी थी। अब अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता हूँ, उसे खुश रखने की कोशिश करता हूँ। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए अपनी पत्नी के लिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।